Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 29 of our module Global Marketing. Today's lecture is about organizing for global marketing. This chapter will be our last chapter जो कि हम डिस्कस करेंगे in this module Global Marketing. दो के कुछ और चीज़ें we should have discussed, but हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, हमारे पास लेक्चर्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग लेक्चर्स बहुत लिमिटेड है, तो वी मे नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, जिसमें एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट्स है। थोड़ा बहुत हम उस पर आज ज़रूर बात करेंगे, हम थोड़ी बहुत उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे, लेकिन इन डिटेल उस पर बात नहीं होगी। दिस चैप्टर लाइक ऑल अदर चैप्टर्स विल बी divided into two lectures, will be discussed in two lectures. Part A will be discussed today and part B of this chapter will be discussed later. Before we proceed, let's have a look at what we discussed in our last lecture. We talked about global account management. Global account management में हम जब डिस्कस किया था, हमने बात की थी कि अकाउंट मैनेजमेंट कंट्री टू कंट्री बेसिस पे परफॉर्म की जाती थी, बट दिस प्रैक्टिस इनवेरिएबली लीड्स इवन इन लार्ज ग्लोबल फर्म्स टू अ कंट्री स्पेसिफिक सेल्स फोर्स. हाउएवर सम कंपनीज ऑर्गेनाइज देयर सेल्स फोर्स इनटू ग्लोबल अकाउंट टीम्स. अब ये ग्लोबल अकाउंट टीम्स क्या थी? दीज टीम्स सर्विस एन एंटायर कस्टमर ग्लोबली और इन ऑल कंट्रीज वेयर अ कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिस्ट. अब ये ग्लोबल अकाउंट टीम प्रोवाइड करती थी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट टू द कंपनीज इन ऑल कंट्रीज. जहां पे वो कंपनीज एग्जिस्ट करती थी, उनको सर्विसेज, पार्ट्स, सर्विस और गुड्स वगैरह प्रोवाइड करती रहती थी. हमने सेलिंग टू बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स को भी डिस्कस किया था कि बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स को कैसे सेलिंग की जाती है. उसमें हमने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी कि एग्जीबिशंस होती हैं इंटरनेशनली, ट्रेड फेयर्स होते हैं जो कि बहुत ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को थ्रू दीज ट्रेड फेयर्स मिलती हैं. एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स के, वो थ्रू एग्जीबिशंस अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती हैं. और न्यू कमर्स, जो न्यू कंपनीज हैं, उनके लिए दोज कंपनीज जिनके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स नहीं है, दोज कंपनीज के लिए दिस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट कर सके, अपने कस्टमर्स को मिल सके, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनके साथ डेवलप कर सकें रिलेशनशिप. सो एक बहुत बड़ा उनके लिए ये एक चांस होता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकें अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की टू न्यू कंपनी, टू अदर कस्टमर्स. मार्केटिंग इंटेलिजेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा ये टूल है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स. न्यू कंपनीज, दोज कंपनीज जो नहीं जानती कि उनके कंपेटिटर्स कौन है मार्केट में, उन कंपनीज के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर गैदरिंग डेटा, गैदरिंग इंटेलिजेंस अबाउट देयर कंपेटिटर्स, देयर कैपेबिलिटीज, देयर प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स दे हैव विद देम. आजकल स्पेशलाइज्ड ट्रेड फेयर्स भी हो रहे हैं, हमने इस पर भी बात की थी, जो कंसंट्रेट करते हैं ऑन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री, जैसे कि एरोस्पेस से, एयर वेपन से रिलेटेड ट्रेड शोज, एपरल से रिलेटेड, आउटफिट, स्पोर्ट्स गुड्स से रिलेटेड ट्रेड शोज. अब ये ट्रेड शोज में पार्टिसिपेशन, इट कैन सेव टाइम, इट कैन सेव कॉस्ट फॉर अ कंपनी दैट वांट्स टू ब्रेक इनटू अ न्यू मार्केट एंड डजंट येट हैव एनी रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. So therefore marketers जिनकी
ग्लोबल एस्पायरेशंस हैं जो कि ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं, दे विल डू सीक out the trade fairs directed at their industry or customer segment, and they will try to regularly participate in these kind of trade shows. आजकल ट्रेड शोज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बहुत ग्रोथ कर चुके हैं, वर्चुअल ट्रेड शोज भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो वर्चुअली प्रोडक्ट्स कस्टमर तक, क्लाइंट तक अपने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। सेलिंग थ्रू बिडिंग प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि कंपनीज कंपीटिंग फॉर मेजर प्रोडक्ट्स या मेजर प्रोजेक्ट्स के वाले से जो compete करती हैं कंपनीज, दे हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर थ्रू विच दे इंट्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बिग कस्टमर्स लाइक बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट्स वगैरह। लेकिन इन कंपनीज को प्री क्वालिफाई करना पड़ता है in order to sell their products to big firms, big companies, big governments वगैरह के प्रोजेक्ट्स को के लिए compete करना पड़ता है। So इनको बिडिंग या टेंडर के सबमिशन के फेज से गुजरना पड़ता है और हर फेज के लिए उन्हें केयरफुल मैनेजमेंट एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी पड़ती हैं। इसमें से सर्च का फेज हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। सर्च फेज में कंपनीज जो है ना, दे वांट टू मेक श्योर दैट दे आर इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी प्रोजेक्ट मेरिटिंग देयर इंटरेस्ट दैट इज रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट लाइंस। कंपनीज की ये कोशिश होती है कि जो भी प्रोजेक्ट उनसे रिलेटेड है, उनकी प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड है, जो वो काम कर सकते हैं उससे रिलेटेड है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाए, उन्हें पता हो, दे शुड बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो वो अपने एजेंट्स, नेटवर्क्स को यूटिलाइज करते हैं या पुराने कस्टमर को यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट्स। सेकेंड फेज वाज प्री क्वालिफाइंग फेज, जिसमें परचेजर फ्रीक्वेंटली आस्क द कंपनीज या बिडर्स को अबाउट देयर डॉक्यूमेंटेशन बिफोर दे मेक फॉर्मल टेंडर। इसमें उनकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज चेक करते हैं कंपनीज की। कस्टमर फर्म्स होती हैं वो चेक करती हैं कि वेदर दे विल बी एबल टू डिलीवर सम प्रोजेक्ट और नॉट, दे विल बी एबल टू कम अप विथ सर्टेन प्रोडक्ट्स और नॉट। क्या इस काबिल होंगी कि वो फुलफिल कर सके हमारा ऑर्डर या नहीं। सो उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, उनकी कैपेबिलिटीज चेक की जाती हैं। नेक्स्ट फेज जो है वो फॉर्मल बिडिंग का है। इस फेज तक 3-4 कंपनीज सिर्फ पहुंचती हैं, बाकी कंपनीज एलिमिनेट हो चुकी होती हैं, ये बड़ी कंपनीज होती हैं। यहां पे आप प्रपोजल रिटर्न प्रेजेंट करते हो कि कैसे आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और कितनी आप प्राइस चार्ज करोगे। हाउ मच वुड यू चार्ज टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम। फॉर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ता है साइट का, आपको स्पेसिफिक ड्राइंग्स बनानी पड़ती हैं, आपको वो प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, समटाइम्स आपको प्रोटोटाइप्स दिखाने पड़ते हैं। अब बिडिंग की कॉस्ट, बिड प्रिपरेशन की कॉस्ट समटाइम्स मिलियंस में हो जाती है। सो रेयरली इज इट के सिंपली लोएस्ट बिडर को, आप लोएस्ट कॉस्ट बिडर को ऑर्डर दे दिया जाता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। इसमें कंपनीज देखती हैं कि किस कंपनी की टेक्नोलॉजी अच्छी है, किसके पास रेपुटेशन अच्छी है, किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसके पास कैपेबिलिटीज आती है, और उसको ऑफर की जाती है बिड, उसको ऑर्डर दिया जाता है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू ऑब्टेन या विन द बिड। फाइनली जब आप बिड विन कर लेते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बॉन्ड फिल करना पड़ता है। उसमें आप गारंटी करते हैं कि अगर इफ वी फेल टू डिलीवर आवर प्रोजेक्ट, हम या अपनी परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होती, तो वी वुड बी पेइंग फॉर दैट और वी वुड बी कंपनसेटिंग फॉर आवर फेलियर। देन हमने कंसोर्शियम सेलिंग की बात की थी। कंसोर्शियम सेलिंग में हमने कहा था कि बहुत सारी कंपनीज मिलके
किसी एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए एक कंसोर्शियम बना लेते हैं और वो टर्न की प्रोजेक्ट यूजुअली ऑफर करते हैं कि हम आपको टोटल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। कंसोर्शियम में सारी कंपनीज जो इन्वॉल्व होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्टीज रखती हैं। समटाइम्स ऐसी एक्सपर्टीज होती हैं जो कि कैपेसिटी इन्हांसिंग होती हैं, एक दूसरे की कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए, ऐड करने के लिए, कैपेसिटी एडिंग। सो इंस्टेड ऑफ बिडिंग इंडिविजुअली फॉर एनी प्रोजेक्ट, ये मिलकर कंसोर्शियम बनाकर बिड करते हैं और सिंगल टेंडर ऑफर करते हैं टू द कस्टमर। फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है किसी कंट्री को, तो कंसोर्शियम में सेवरल कंपनीज मिलके बेड भी लगा के देंगी, कंस्ट्रक्शन भी करके देंगी, आईटी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगी, एक्सरे मशीन्स और बाकी जो अल्ट्रासाउंड वगैरह की मशीन्स है वो भी प्रोवाइड करेंगी, सीटी स्कैन की मशीन्स, टेस्ट की फैसिलिटीज़ और इलेक्ट्रिसिटी का काम, एवरीथिंग वो कंसोर्शियम वाले करके देंगे आपको, जो कंपनी कंसोर्शियम बना। हमने अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन भी डिस्कस किया था कि और कौन सी फॉर्म्स है प्रमोशन की, उस पर भी हमारी बात हुई थी, जिसमें हमने सेल्स प्रमोशन की बात की थी। और सेल्स प्रमोशन की बात करते हुए हमने कहा था कि इट encompasses marketing activities that generate sales by adding value to the product in order to stimulate consumer purchasing और चैनल कॉर्पोरेशन। इसमें आप ऐड करते हैं वैल्यू टू द प्रोडक्ट, इसमें आप कूपन्स देते हैं, इसमें आप गिफ्ट्स देते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिड्यूस प्राइस लेबल्स आप ऑफर करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर्स करते हैं, बाय टू गेट वन फ्री वाली ऑफर्स करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि कूपनिंग वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कूपनिंग कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। कूपन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉपुलर एंड ग्रोइंग इन इटली। फॉर एग्जाम्पल, इन साउथ अफ्रीका इलेक्ट्रॉनिक कूपन्स वर पोस्टेड एट coupon.com.za। अब इलेक्ट्रॉनिक कूपन जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। अब इसके अलावा सेल्स प्रमोशन एम्ड एट डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, रिटेलर्स की तरफ भी होती है। वो कैसे? एक सेल्स प्रमोशन जो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ एम की गई है इज द स्लॉटिंग अलाउंस। अब वो क्या? दिस इज द पेमेंट मेड टू रिटेलर्स इन रिटर्न ऑफ देयर एग्रीइंग टू टेक अ न्यू प्रोडक्ट। एक स्लॉटिंग अलाउंस हेल्प्स compensate them for the time and effort expended in finding a space for new product on their shelves। अगर वो न्यू प्रोडक्ट के लिए शेल्फ पे स्पेस बनाते हैं, आप उनको स्लॉटिंग अलाउंस देंगे। ये भी हमने डिस्कस थोड़ा बहुत किया था। इसके अलावा हमने सेल्स प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप के ऊपर बात की थी। स्पॉन्सरशिप क्या होता है? स्पॉन्सरशिप में हमने ये डिस्कस किया था बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे स्पोर्ट इवेंट्स जो कि ग्लोबल लेवल के हैं, जैसे ओलंपिक्स, फीफा, वो एक एडवर्टाइजिंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आप उन इवेंट्स को कंपनी स्पॉन्सर करती हैं, हेल्प करती हैं, फंड करती हैं, तो इन रिटर्न वो इवेंट्स आपको एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड्स के इर्द गिर्द। अगर आप फीफा का वर्ल्ड कप अभी देख रहे हैं 2014, तो आप बहुत सारे ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट ग्राउंड में देखते होंगे, आपको नज़र आती हैं टीवी में। कोक है उसमें, फोर्ड है। इसके अलावा अगर आप देखें एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारे बैंक्स की भी आपको वहाँ पे दिखाई देती हैं। सो ये इवेंट्स वगैरह, स्पोर्टिंग इवेंट्स, ओलंपिक्स वगैरह, ये आपको प्रोवाइड करती हैं अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट योर प्रोडक्ट ग्लोबली। टेली मार्केटिंग की बात की थी हमने। टेली मार्केटिंग में हमने बात की थी थ्रू टेलीफोन कस्टमर अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराता है टू द सेलर। आप टेलीफोन करके अपना मैसेज सेलर तक पहुंचाते हैं, आप उसे कहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। सेवरल सेल्स थ्रू टेली मार्केटिंग की जाती है, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स टेली मार्केटिंग के थ्रू की जाती हैं। बट टुडे टेली मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है कि टेलीफोन आपके पास अच्छा हो, उसके अलावा आपके पास डेटाबेस ऑफ नेम्स एंड फ़ोन नंबर्स हो। यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट होम यू आर कॉलिंग, कौन से एड्रेसेस पे वो रहते हैं वो आपको पता हो। लेकिन कस्टमर को समटाइम्स ये नेगेटिव फील होता है, उनको बुरा फील होता है कि आप उनको कॉल करके
इंटरप्ट करें, इंटरवीन करें, उनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। सो बहुत सारे ब्लॉक करते हैं टेली मार्केटर्स के कॉल को कस्टमर्स। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन करना स्टार्ट कर दें किसी के कस्टमर के घर पे, तो चांसेस आर कि वो आपको फ़ाइन भी कर सकते हैं, अथॉरिटीज़ आपको फ़ाइन भी कर सकती हैं, सू कर सकते हैं कस्टमर आपको। B2B मार्केटिंग में टेली मार्केटिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज अगर आप का कस्टमर ओवरसीज बैठा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, ट्रैवलिंग देयर और सारी कॉस्ट और टाइम को स्पेंड करने की बजाय इट इज़ बेटर कि आप एक फ़ोन कॉल कर लें। फ़ोन कॉल करके आप अपना मैसेज उस कस्टमर तक अपना पहुंचा दें। सो एक ग्लोबली टेली मार्केटिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद ग्लोबल कस्टमर्स बन चुका है। बहुत सारी टेली मार्केटिंग फर्म्स यूजुअली इंडियन लेबर को यूज़ करती हैं, इंडियन टेली मार्केटर्स को यूज़ करती हैं, और वो इंडियन टेली मार्केटर्स कॉल करते हैं टू पीपल जो कि यूके में होते हैं, यूएस में होते हैं, और बाकी कंट्रीज़ में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में होते हैं। वहाँ पे कॉल करके उन्हें अपना मैसेज पहुँचाते हैं। सो बाउंडलेस है ये, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है टेली मार्केटिंग की। यू शुड बी अवेयर कि आपका जो टेली मार्केटर है उसको प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, शुड बी गुड इनफ टू आंसर एवरी क्वेश्चन। वर्ड ऑफ माउथ की हम बात करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। वर्ड ऑफ माउथ टुडे हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। अगर आप देखें तो वर्ड ऑफ माउथ पर्सन टू पर्सन होता है। आपका कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को आपके ब्रांड के बारे में कन्विंस कर रहा होता है, उसे इन्फॉर्म कर रहा होता है। बज़ मार्केटिंग का एक फिनोमेना बहुत आजकल इन है। बज़ मार्केटिंग में आपके प्रोडक्ट के बारे में एक बज़ क्रिएट कर दी जाती है। अब बज़ एक पूरी सोसाइटी में, पूरे कंट्री में उसके बारे में बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं। बज़ चीप होती है, ये इतनी कॉस्ट नहीं उस पर लगती, और देर आर नो नेशनल मीडिया टू बाय, नो कॉस्टली प्राइस प्रमोशन। इसमें किसी मीडिया को अपने बाय नहीं करना होता, ना है आपको प्रमोशन के लिए बहुत सारी प्राइसेस पे करनी होती हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जो कि आ रही होती हैं फ्रॉम कस्टमर्स, कूलेस्ट फ्रेंड्स की तरफ से आ रही होती हैं, जो कि दोस्त को सजेस्ट कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अब वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग B2B, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको रेफरल्स बहुत क्रूशियल होते हैं। हाउएवर देयर अपीयर टू बी कल्चरल डिफरेंसेस इन हाउ मैनेजर्स सीक एडवाइस कंसर्निंग पोटेंशियल परचेज। कुछ कल्चर्स में मैनेजर्स एडवाइस लेते हैं, कुछ कल्चर्स में नहीं लेते। एक स्टडी जो कि हुई उसने US एंड जापानीज कॉर्पोरेट बायर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में ये फाइंडिंग की कि जापानीज यूज्ड रेफरल सोर्सेज बोथ बिजनेस एंड पर्सनल ऑलमोस्ट ट्वाइस एज ऑफन एज US कॉर्पोरेट बायर्स। जापानीज का बिहेवियर वेरी डिफरेंट था एज कम्पेयर टू US बायर्स। सो जापानीज ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ पे बिलीव करते हैं। पब्लिक रिलेशंस की हमने बात की कि कंपनी को अपनी गुडविल और ब्रांड इक्विटी को इन्हांस करने के लिए पब्लिक रिलेशन का सपोर्ट लेना पड़ता है। पब्लिक रिलेशन के थ्रू से ऐसे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं वेयर दे हैव टू टेल पीपल के दे आर वर्किंग फॉर देम, दे आर वर्किंग फॉर सोसाइटी, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, दे आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड दे आर रिटर्निंग समथिंग टू द सोसाइटी। समटाइम्स पब्लिक रिलेशंस के बहुत सारे डिजास्टर्स भी हो जाते हैं, गैफे भी हो जाते हैं। जैसे कि फिलिप मॉरिस की जो चेक रिपब्लिक की सब्सिडरी थी, उसने अटेम्प्ट किया टू इंक्रीज देयर गुडविल विद द गवर्नमेंट, चेक गवर्नमेंट। दे कमीशनड अ स्टडी टू शो दैट सिगरेट्स हैव पॉजिटिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द स्टेट। उन्होंने उसको सपोर्ट किया, स्टडी को, उसको फाइनेंस किया अपनी तरफ से। वो पब्लिक रिलेशंस को इन्हांस कर रहे थे, बड़ा कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे।
In addition to benefiting from the taxes assessed on cigarette sales, Philip Morris subsidiary maintained the state saves a great deal of pension money when citizen dies prematurely from diseases attributed to स्मोकिंग। अब ये एक बहुत बुरी बात थी जिसको उन्होंने सपोर्ट किया और इस तरह की फाइंडिंग को वो सामने लेकर आए कि आपके लोग सिगरेट से मरेंगे तो पेंशन का पैसा भी सेव होगा एंड सेकंडली रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। अब जब प्रेस को पता चला इस स्टडी का तो पूरी दुनिया में इस नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ फिलिप मॉरिस के हवाले से। एक बहुत बड़ा जो डिज़ास्टर, प्रमोशनल डिज़ास्टर हुआ पब्लिक रिलेशन का, वो बेबी फार्मूला था जो नेस्ले ने डेवलप किया 1970s में, जो उसने नेस्ले ने एम्प्लॉय किया डेवलपिंग कंट्रीज में इन 1970। स्टिल आफ्टर 30 ईयर्स आज भी ये हांट करता है इंडस्ट्री को और उस फर्म को ये क्राइसिस। इन 1970 हुआ क्या कि नेस्ले एंड अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ बेबी फार्मूला, इन्होंने फ्लडेड मैटरनिटी वार्ड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद फ्री सैंपल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। उन्होंने फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए मैटरनिटी वार्ड में अपने प्रोडक्ट के। जब जो माएँ थी, जो न्यू मदर्स थी, उनके पास वो ख़त्म हो गया सैंपल्स, दे ऑफन डिस्कवर्ड दैट देयर ओन ब्रेस्ट मिल्क हैड ड्राइड अप। उनका अपना ब्रेस्ट मिल्क वो ड्राई हो जाता था जब उनके पास वो सैंपल ख़त्म हो जाते थे। वो अपना यूज़ नहीं करती थी बच्चों के लिए। अब वो एक्सपेंसिव फार्मूला इतना एक्सपेंसिव था कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने नेस्ले की प्रोडक्ट का बायकआउट करना स्टार्ट कर दिया। अपनी तरफ से नेस्ले ने पब्लिक रिलेशन के एक अच्छा वे फाइंड किया, बट वो बैकफायर हो गया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while deciding about what sort of promotional techniques we have to use. Today's lecture is about managing global advertising. Before we move ahead, let's have a look at learning objectives. What will we learn after studying this chapter? After studying this chapter, you should be able to list and explain the internal and external factors that impact how global organizations are structured and managed. You should be able to note the advantages and disadvantages of different ways of structuring a firm with international sales. You should be able to discuss global mandates and note how global mandates can affect a firm's organization. You should be able to explain why organizational issues for born global firms differ from those for traditional multinational companies. You should give example, or you should be able to give examples of how technology can be utilized to support internal global communication systems. You should be able to list and explain the elements of an effective global control strategy. You should be able to discuss the conflicts that can arise between international headquarters and national subsidiaries. And we will also talk about benefit of considering a career in global marketing. So ये सारे learning objectives हैं जो I hope we would be able to achieve by studying this chapter. Chapter outline देख लेते हैं. We will talk about elements that affect a global marketing. While discussing about the elements that affect a global marketing organization, we will talk about corporate goals. We will talk about corporate world view. There will be discussion about the other external and internal forces जो कि affect कर सकती हैं global marketing organization को. Then we will talk about types of organizational structures. While talking about types of organizational structures, we will talk about companies without international specialists. We will talk about international specialists and export departments. We will talk about international divisions. And we will talk about worldwide or global organizations.
Then we will talk about new trends in global organization, जैसे कि global mandates and organization of the born global firms. We will discuss about controlling the global organization, in which we will talk about communication systems, elements of control strategy, and corporate culture as a control. Also, there will be discussion about conflict between headquarters and subsidiaries, and थोड़ा बहुत ये भी डिस्कस करेंगे कि we should consider a career in global marketing sector or not. अगर कैरियर अपना ग्लोबल मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड if we want to pursue, तो उसके बारे में क्या एडवाइस है, ये सारी डिस्कशन होगी हमारे इस चैप्टर में. Before we proceed further, let's talk about elements that affect a global marketing organization. Success of global marketing will be affected significantly by what sort of strategy you use and किस तरह की strategy को आप implement करते हैं, किस तरह की strategy आप adopt करते हैं, किस तरह की strategy आप implement करते हैं, किस तरह की strategy आप use करते हैं. Structure of an international organization should be congruent with the task to be performed, the need for product knowledge and the need for market knowledge. आपका structure जो international firm का है वो ऐसा होना चाहिए जो कि suitable हो for the task जो कि आप perform करने जा रहे हैं, जो आप duties perform करने जा रहे हैं, knowledge जो आपको required है, and जो customer को knowledge required है. So ideal जो structure है organization का वो depend करेगा जो product या service आप sell करने जा रहे हैं, as well as on external and internal environment. Theoretically हम ये कह सकते हैं कि the way to develop global marketing organization is to analyze the specific task to be accomplished within an environment and then to design a structure that will support these tasks most effectively. So ये theoretically बात हो रही है कि हम एक organization, global marketing organization को effectively develop कर सकते हैं in order to analyze the specific task जो कि हमने accomplish करने हैं within the environment, and then to design a structure that will support these tasks effectively. Then हम design करते हैं structure जो कि उस task को effectively perform कर सकते हैं. बहुत सारे और factors complicate करते हैं selection of an appropriate organization. However, in most cases a company already has an existing organizational structure. बहुत सारे केसेस में कंपनी के पास बिफोर डूइंग एनी टास्क एक एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनके पास होता है. जैसे इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, कंपनीज को अपने स्ट्रक्चर में रीइवैल्यूएशन करनी होती है, रीएक्सेस करना पड़ता है, देन उसको मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है. बट रिमेंबर दैट the search for any organizational structure must balance the demand of local responsiveness along with global integration. उन्हें local and global दोनों का ख्याल रख के अपना structure को डिजाइन और modify करना पड़ता है. तो ये बहुत important है आपके लिए कि आप strength and weaknesses देखें different organizational structures की, as well as the factors जो के lead करते हैं to the change in structure. इसमें important thing is discussion about corporate goals. अब every company they need a mission. उन्हें एक mission चाहिए होता है जिसको वो achieve उन्हें करना होता है. उसके लिए mission statement develop करते हैं. The mission is the business framework, the values that drive the company and the vision it has for itself.
क्यों वो एग्जिस्ट कर रही है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट दे वांट टू अचीव, व्हाट दे वांट टू परस्यू, ये उनका मिशन डिसाइड करता है। अब मिशन स्टेटमेंट वो ग्लू होता है जो कंपनी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के रखता है। ये वो ग्लू है जो कंपनी को जोड़ के रखता है। इट आस्क 4 क्वेश्चंस, 4 किस्म के सवाल ये करता है। व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हमारे पर्पस क्या है एग्जिस्टेंस का, हम ये कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है। व्हाई वी आर हियर, अगर हम एग्जिस्ट ना करें तो क्या गैप आएगा, क्या गैप क्रिएट होगा। वेयर आर वी गोइंग, हमारी डायरेक्शन क्या है, कौन सी डेस्टिनी है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, किस सिमत हम जा रहे हैं। व्हाट डू वी बिलीव इन, हमारा बिलीव क्या है। वी बिलीव इन कस्टमर वैल्यू, एक्सीलेंट सर्विस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर मैक्सिमाइजेशन, बीइंग द लीडिंग फर्म इन सर्टेन सेक्टर। हमारा क्या ऑब्जेक्ट, क्या बिलीव है। व्हाट इज अवर डिस्टिंक्टिव कंपिटेंस, हमारी कोर कंपिटेंस क्या है, क्या है ऐसा जो हम डिफरेंट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो बाकी कंपनीज के पास नहीं, हमारे पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या फॉर्मूलाज हैं जो बाकी कंपनीज के पास नहीं है। हाउ वी आर डिफरेंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस डू वी हैव, हमारे पास ऐसा क्या है जो बाकी कंपनीज के पास नहीं है। Why we are so different, how can we compete successfully। After defining your mission, कोई भी कंपनी स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल बिजनेस को स्टैब्लिश ना करना स्टार्ट कर दे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना स्टैब्लिश करे, जब तक वो अपनी स्ट्रेटजीज, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन नहीं कर लेता, वो डिसाइड नहीं कर लेता अबाउट दैम। कुछ ग्लोबल फर्म्स अपने मिशन के साथ स्ट्रेटजी स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड करती हैं। कॉर्पोरेट लीडर्स दे डेवलप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज एंड समटाइम्स स्लोगन सच एज इन सर्कल कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर का फोरकमोत्सो ये था उसका स्लोगन, जो कि कैटरपिलर का बहुत बड़ा कंपेटिटर है। एंड बीट जेरोक्स स्लोगन जो कि बनाया था कैनन ने। अब यहां पे एक देखें इन स्लोगन्स में, इन सर्कल कैटरपिलर, कमोत्सो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, कैटरपिलर जो कैट है वो भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, बुलडोजर्स, क्रेन्स और बड़े हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जनरेटर्स वगैरह बनाते हैं। अब ये देखिए कमोत्सो वहां पे डिफाइन कर रहा है कि हमारा टारगेट कौन सी फर्म है, किस फर्म को हमने टारगेट करना है, अगेंस्ट whom we are fighting। सिमिलरली कैनन जो कह रहा है कि बीट जेरोक्स, वो भी डिफाइन कर रहा है कि हम किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, किसके अगेंस्ट हम लड़ेंगे। इस तरह हेड ऑफ कंपनी इंकरेज कर सकती है टू अदर पीपल, इंकरेज कर सकती है दूसरे लोगों को, फॉलोअर्स को, टू विन अवर द कंपेटिटर्स। इस तरह वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर कर सकते हैं टू अचीव देयर गोल्स। सो स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड व्यू, अब जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, इट कैन अडॉप्ट वन ऑफ सेवरल वर्ल्ड व्यूज कंसर्निंग ग्लोबल मार्केट्स, जिसमें एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक सेवरल काइंड ऑफ टाइप्स हैं वर्ल्ड व्यू से रिलेटेड। द वर्ल्ड व्यूज और ओरिएंटेशन विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कैसा आपका वर्ल्ड व्यू, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की चॉइस पे इसका बहुत इफेक्ट होगा। इट विल डिफाइन के व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर will you adopt, what sort of organization structure will you develop. Some firms they adopt
एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इसमें होता ही है कि आप समझते हैं कि जो आइडियाज होम मार्केट में हम इमिनेटिंग हो रहे हैं, वहां से जो निकल रहे हैं ये सुपीरियर है। मैनेजमेंट सेंटर्ड होती है अराउंड होम मार्केट। आइडियाज जो इमर्ज होते हैं फ्रॉम होम मार्केट दे आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू दोज दैट अराइज फ्रॉम फॉरेन सब्सिडरीज। आप अपने होम मार्केट के आइडियाज को सुपीरियर कंसिडर करते हो। हेडक्वार्टर्स टेल्स इट्स सब्सिडरीज what to do and solicit little or no input from the subsidiaries themselves। अब यहां पे हेडक्वार्टर जो है वो बता रहा होता है सब्सिडरीज को क्या करना है, और उनकी तरफ से इनपुट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। हेडक्वार्टर ये कंसिडर कर रहा होता है कि बेस्ट आइडियाज होम कंट्री, होम मार्केट, हेडक्वार्टर्स में ही से ओरिजिनेट हो रहे हैं। टॉप मैनेजर्स किसी भी फॉरेन सब्सिडरीज में आर मोस्ट ऑफन मैनेजर्स सेंट फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ऑन रिलेटिवली शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स। जैसे कि टेलीनॉर में पाकिस्तान में टॉप मैनेजर पाकिस्तानी नहीं है, फॉरेनर है, नॉर्वे, ये होम कंट्री से ही सेंड किए। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज में टॉप मैनेजर्स आप अपने होम कंट्री हेडक्वार्टर का ही सेंड करते हैं, मे बी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन यू डू सेंड देम। इसके अल्टरनेटिवली कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कैन टेक अ पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। अब पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में ईच मार्केट इज कंसिडर्ड यूनिक। आप हर मार्केट को डिफरेंट कंसिडर करते हो, उसको यूनिक कंसिडर करते हो। दिस इज एट द हार्ट ऑफ मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। ये सेवरल कंट्रीज में अगर आपने काम करना है तो ये उसके हार्ट में, अगर आपने सेवरल कंट्रीज को, हर कंट्री को अपनी डोमेस्टिक मार्केट के तौर पे लेना है, हर कंट्री को आप कंसिडर करते हैं कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट की तरह, तो पॉलीसेंट्रिक इज द वन विच वर्क्स बेटर। अब लोकल सब्सिडीज आर गिवन ग्रेट लीवे टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट देयर ओन स्ट्रेटजीज। अब पॉलीसेंट्रिक में आप लोकल सब्सिडीज को बहुत ज़्यादा लीवरेज देते हो, उन्हें इतनी उसमें देते हो, पावर देते हो, इतनी फ्रीडम देते हो कि वो अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनाए। बहुत कम इंटरडिपेंडेंस होती है और बिल्कुल नहीं होती है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सब्सिडरीज। अब टॉप मैनेजमेंट की पोजीशंस लोकल सब्सिडरीज में उस कंट्री के लोग ही फिल करते हैं, वो मैनेजर्स फ्रॉम दैट कंट्री ही फिल करते हैं। Some polycentric firms evolve a focus that is regional rather than national। कुछ polycentric firms का फोकस ज़्यादातर रीजनल होता है इंस्टेड ऑफ नेशनल लेवल। अब जियोग्राफिक रीजन सच एज यूरोप एंड लैटिन अमेरिका rather than single national markets are seen as possessing unique features that require separate marketing strategies। आप रीजन के डिफरेंसेस को देखते हो, सेपरेट उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हो। डिसीजन मेकिंग बिकम सेंट्रलाइज्ड एट द रीजनल लेवल। अब रीजनल लेवल पे एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, बट रीजन स्टिल रिमेन रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ हेडक्वार्टर एंड ईच अदर। दो रीजन हैं अगर, तो वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे अबाउट डिसीजंस, रिसोर्स लोकेशन वगैरह, एंड वो हेडक्वार्टर से भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे। जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन रिटर्न्स पावर टू ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, but this orientation is very distinct from ethnocentric orientation। इसमें होता तो यह है कि पावर वापस ग्लोबल हेडक्वार्टर के पास आ जाती है, लेकिन इन सम वे ये डिफरेंट है फ्रॉम एथनोसेंट्रिक से। हाउ? अ जियोसेंट्रिक फर्म ये फोकस करती है ऑन ग्लोबल मार्केट एज होल रादर देन ऑन इट्स डोमेस्टिक मार्केट। ये सारी ग्लोबल मार्केट को एक मार्केट के तौर पर कंसिडर करती है और सब पे इक्वल फोकस कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस कर रही होती है। अब गुड आइडियाज दे कैन कम फ्रॉम एनी कंट्री एंड द फर्म स्ट्राइव्स टू कीप कम्युनिकेशन लाइन ओपन अमंग इट्स वेरियस यूनिट्स। ये सारे सब्सिडरीज किसी भी कंट्री की सब्सिडरीज पे ये अच्छा आइडिया प्रोवाइड कर सकती है, इसके कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होती हैं, ये अलाउ करती है फर्म्स को
कि वो आइडियाज दें। Each top management at corporate headquarters is likely to come from many nations. Top managers एक कंट्री के ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारे कंट्रीज के हो सकते हैं, किसी और कंट्री की भी हो सकते हैं, एज रादर देन हेडक्वार्टर के कंट्री के। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो बात है वो ये है कि तमाम नेशनल यूनिट्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक जो यूनिट है वो भी, ये मस्ट कंसिडर व्हाट इज बेस्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। उनका सबका मिशन ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है उसको फोकस किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए और धन मिलकर काम किया जाए। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम इंटरनल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। Those internal factors, they often affect the international organization. These factors include the volume and diversity of the firm's international business, its economic commitment to international business, the available human resource, and the flexibility within the company. थोड़ा थोड़ा हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। Importance of international sales को देख लेते हैं। The size and importance of firms international business affect its organizational structure. कितनी बड़ी इंटरनेशनल उसके फर्म का बिजनेस है और क्या साइज है, ये फर्म की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। अगर सिर्फ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल सेल्स आपकी सेल्स स्मॉल परसेंट ऑफ सेल्स कम्स इंटरनेशनली, तो कंपनी विल टेंड टू हैव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट आप रख लेंगे। आप डिफरेंट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, सब्सिडरीज की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि बहुत थोड़ी सेल्स आपकी फॉरेन कंट्री से आ रही है, तो एक्सपोर्ट ही काफी है। एज द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल सेल्स इंक्रीजेस एज कंपेयर टू योर टोटल डोमेस्टिक सेल्स, अ कंपनी इज लाइकली टू इवॉल्व फ्रॉम हैविंग एन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट टू हैविंग एन इंटरनेशनल डिवीजन। आप एक पूरी डिवीजन इंटरनेशनल डिवीजन क्रिएट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। Then companies may even consider moving global headquarters out of the home country when overseas sales become dominant. जब dominate कर जाती है overseas sales तो headquarter आप वहां से move कर देते हैं, जैसे कि जापान की सोनी कॉर्पोरेशन, Nintendo कंपनी एंड Sega Entertainment, they all considered moving their headquarter to United States. Second thing जो हम डिस्कस करते हैं, it is diversity of international markets जो कि आप सर्व कर रहे हैं। As the number and diversity of international market increases, it becomes necessary to have more complex organization to manage the marketing effort, and it requires a large number of people to understand the markets and implement the strategies. जैसे आपकी इंटरनेशनल मार्केट को जो आप सर्व कर रहे थे वो डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता जाता है। एफर्ट्स मैनेजमेंट के लिए आपको ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, नंबर ऑफ पीपल आपको लार्ज रिक्वायर्ड होते हैं। लेवल ऑफ इकोनॉमिक कमिटमेंट, अ कंपनी दैट इज अनविलिंग और अनएबल टू एलोकेट adequate financial resources to its national efforts will not be able to sustain a complex or costly international structure. जिसके पास resources नहीं है, इतने funds नहीं है कि वो afford कर सके complex international structure, वो simple structure पे resort करती है, उस पे depend करती है। Less expensive organizational approaches to international marketing usually result in less control by the company at local level. अगर आप लेस आप एक्सपेंसिव अप्रोचेस आप यूज करते हैं टुवर्ड्स जनरेटिंग इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, तो आप लोकल लेवल पे ही उस पे फोकस कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग अ कम्प्लेक्स इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बिल्ड करें एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड resources to achieve the corporation's long-term goals for international markets. Human resource is another factor जो कि affect करता है global marketing organization को। आपके पास जो human resource है
कैसा है, इट आल्सो अफेक्ट्स योर मार्केटिंग एफर्ट्स. अवेलेबल एंड कैपेबल पर्सनल आर एज इंपॉर्टेंट एज योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. कुछ कंपनीज अपने टॉप डोमेस्टिक एग्जीक्यूटिव्स को फॉरेन ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए यूज करती है, क्योंकि फॉरेन जिस कंट्री में आप अपने ऑपरेशंस लॉन्च करने जा रहे हो, तो वहां के एग्जीक्यूटिव मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस, बट यू ऑल्सो फोकस ऑन कि आप जिस पर्सन को यूज करें वो कल्चर और एक्सटर्नल फोर्सेस को अंडरस्टैंड करता हो. लोकल एग्जीक्यूटिव्स की हायरिंग भी डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन फॉर सच पीपल कैन बी एक्सट्रीमली इंटेंस. इस तरह के लोगों पे बहुत सारी कंपनीज ऑफर कर रही होती हैं, बहुत सारी कंपनीज इस तरह के पर्सनल को हायर करना चाहती हैं, सो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब पैनासोनिक ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन यूके में बिल्ड करना स्टार्ट की, तो कंपनी ने रिक्रूट किए ग्रेजुएट्स फ्रॉम ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज. देन ये ग्रेजुएट ट्रेनीज they were sent to Japan for a year to absorb Japanese culture and discipline. उन्हें वहां पे जापानीज कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए भेजा गया. With a long-term approach to developing local talent, Panasonic preferred to grow its own. उन्होंने अपना टैलेंट ग्रो करने की कोशिश की. जो उनका कंपेटिटर था सोनी, जो आज भी कंपेटिटर है, they used executive search firms extensively to recruit local managers. अब Motorola puts hundreds of executives through workplace simulation exercises to try to identify the best candidates with necessary international management skills to run a global business. So different companies different approaches use करती हैं to hunt for best human resource. People बहुत important resource है for international firms. और अगर आपके पास अच्छे people नहीं है, it can stop you from growing in a very good way. Flexibility is another thing which can affect global marketing efforts. When a company divides an organizational structure, it should build some flexibility, especially to be prepared in such in cases reorganization becomes necessary in the future. उसको देखना है कितनी flexibility रखनी है अपने structure में, कि अगर हमें reorganize करना पड़े तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो. एक स्टडी जो कि की गई अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर 17 प्रोडक्ट्स, इट फाउंड दैट ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी वाज वन ऑफ द कीज टू सक्सेस. ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था सक्सेस के लिए. सो they found that the structure must be flexible enough to respond to needs of consumer and challenges of competitors. Even जो established companies हैं, they find it problematic to handle situations जब they grow drastically or even they drastically decline. अब इतनी flexible नहीं होती कि वो इस तरह की change को manage कर सके. एक्सटर्नल फैक्टर्स हम देख लेते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स ग्लोबली. अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इट कैन अफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लोबल फर्म. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर जियोग्राफिक डिस्टेंस, टाइम जोन्स, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट regulations. We will talk about each of them. Geographic distance. Technological innovations and advent of social media, it has eased the problem associated with physical distance in somewhat तो किया इसने. Companies primarily जो कि developed countries में वो enjoy करती हैं इस तरह की convenience जैसे कि next day mail, email, fax machines, video conferencing, mobile phones, mobile data transmission and rapid transportation. However, ये benefit can't be taken for granted in international operations.
वहां पे इस तरह के में भी बेनिफिट्स आपको अवेलेबल ना हो। डिस्टेंस बिकम्स अ डिस्टेंट बैरियर व्हेन ऑपरेशन आर एस्टैब्लिश्ड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जब ऑपरेशन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, वहां पे डिस्टेंस एक बैरियर बन जाता है। एंड स्पेशली प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं होता एंड लोगों को फेस टू फेस कन्वर्सेशन में एंगेज होकर बिजनेस की डीलिंग्स करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक सेम रीजन में दे ऑफन आर ग्रुप टुगेदर टू हेल्प मिनिमाइज ट्रैवल कॉस्ट एंड ट्रैवल टाइम ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। अब टेक्नोलॉजी ने ये शॉर्ट कर दिया है प्रॉब्लम को, बट इट हैजंट एलिमिनेटेड द डिस्टेंस गैप। टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंस गैप को कम तो कर दिया, लेकिन अभी तक ये गैप और ये प्रॉब्लम एलिमिनेट नहीं हुआ। टाइम जोन्स भी एक समटाइम्स प्रॉब्लम पोज करता है, जो कि हाई टेक्नोलॉजी ने भी अभी तक सॉल्व नहीं किया। मैनेजर्स जो न्यूयॉर्क में हु रीच एन एग्रीमेंट अवर लंच will have a hard time finalizing the deal with their headquarters in London until the following day। जब तक next day नहीं आता तब तक वो नहीं कर सकते, because by that time most executive in the England will be on their way home for the evening। बहुत सारे executive जब वहाँ पे टाइम होगा about the business dealing, इंग्लैंड में लोग अपने घरों को जा रहे होंगे after working। A 5-hour time difference results in lost communication time and impedes rapid results। अब उसके दरम्यान 5 आवर्स का गैप है। जब पाकिस्तान में शाम के 2 बजते हैं, उस वक्त लोग यूके में अपने घरों में बच्चों के साथ बैठे होते हैं, सो कन्वर्सेशन करना एक प्रॉब्लम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल ने ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब उसकी फार फ्लंग प्लेसेस में ईमेल के थ्रू आप कन्वर्सेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन अभी भी अडेप्टेशंस बहुत सारी रिक्वायर्ड हैं। टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, कंपनीज में नीड टू टेक देयर कस्टमर प्रोफाइल्स इनटू अकाउंट जब वो स्ट्रक्चर कर रहे हो अपने ग्लोबल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को। जो कंपनीज बहुत फ्यू ज्योग्राफिकली सेंटर्ड ग्लोबल कस्टमर को सर्व कर रही हैं, वो अपनी मार्केटिंग एफर्ट को ऑर्गेनाइज करेंगी डिफरेंटली फ्रॉम द फर्म्स जो कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स जो कि वाइडली डिस्पर्स्ड हैं ग्लोबल एरियाज में, उनको सर्व कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक फर्म इट हैज की ग्लोबल कस्टमर्स, इट मे एडजस्ट इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलेक्ट इट्स ऑफिस लोकेशन अकॉर्डिंग टू वेयर इट्स कस्टमर्स आर लोकेटेड। वो देखिए कि कहां पे उसके कस्टमर लोकेटेड है, वो अकॉर्डिंगली वहां पे अपने ऑफिस एस्टेब्लिश करेगी और अपनी ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, बट बिफोर दैट गवर्नमेंट रेगुलेशंस का थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हाउ वेरियस कंट्रीज अट्रैक्ट और डिस्करेज फॉरेन ऑपरेशन, इट कैन अफेक्ट द ग्लोबल ऑपरेशंस ऑफ एनी कंपनी। बहुत सारे लॉज जो कि रिलेटेड टू इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, टैक्सेस, हायरिंग, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। अब लोकल टैक्सेस, हॉलीडेज, पॉलिटिकल रिस्क एंड अदर फैक्टर्स दे कैन डिटरमिन द कंपनी सक्सेस इन अ कंट्री। कुछ कंट्रीज में इट इज रिक्वायर्ड दैट फर्म establish plant and their territory to hire, train and develop local employees and to share ownership with government or local citizen। So इस तरह की conditions ये require करती हैं कि बहुत ज़्यादा local decision making हो instead of decision making headquarters में। Types of organization structures हम in short देख लेते हैं। Companies without international specialists, मैनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज जब वो अपनी प्रोडक्ट किसी फॉरेन मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट करती हैं, दे ऑपरेट विदाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इवन इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट। उनके बिगिनिंग में इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट वगैरह नहीं होते, ना ही इंटरनेशनल उनके ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे
रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। A domestically oriented company may receive inquiries from foreign buyers who saw an advertisement in a trade magazine or attended a domestic trade show. International firms usually जो domestic companies होती हैं उनसे बहुत सारा डेटा गैदर करती हैं, उनसे क्वेश्चन करती हैं। अब डोमेस्टिक स्टाफ वो यूजली आंसर करता है बहुत सारी इनकी इंक्वायरियों को, जैसे कि वो किसी को भी आंसर करते हैं। प्रोडक्ट ब्रोचर्स वो भेज देते हैं पोटेंशियल बायर कंसिडर करते हुए उन्हें, और कम्युनिकेशन जो है ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, पर्सनल विजिट्स वगैरह की हेल्प से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। विद नो स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिजिग्नेटेड टू हैंडल इंटरनेशनल बिजनेस, इट मे बी डायरेक्टेड टू अ सेल्स मैनेजर, एन इनसाइड सेल्स पर्सन, अ प्रोडक्ट मैनेजर, एन आउटसाइड सेल्स पर्सन। अब आपकी कोई सब्सिडी तो है नहीं, तो यूजली आप डिफरेंट पीपल को यूज करते हैं जो इनसाइड या आउटसाइड के होते हैं इन ऑर्डर टू हैंडल इंटरनेशनल ऑपरेशंस। देन आपके इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट या एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स भी हो सकता है जो कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस को हैंडल कर सकता है। अब वहां पे क्या आता है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज में वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक जो आप ऑपरेशंस अपने कर रहे होते हैं। अब फॉर दैट रीजन यू नीड स्पेसिफिक ट्रेंड स्टाफ, यू नीड स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के पर्सनल होते हैं। अब वो वहां पे जाके अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, सेल्स फंक्शन की ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ब्रीफली देख लेते हैं। इंटरनेशनल डिवीजन इज वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. It is created when international sales coordination extends beyond capacity of international specialists or export departments. जब एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट या इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के से ज्यादा की कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड हो, ज्यादा वर्क रिक्वायर्ड हो, मोर ऑर्गेनाइज्ड रिक्वायर्ड हो, तो आप इंटरनेशनल डिवीजन्स डेवलप करते हैं। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटजी। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रमोशन, प्लेसमेंट वगैरह और प्राइसिंग वगैरह सबकी स्ट्रेटजी में डायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये एक्टिवली हंट करती हैं अपॉर्चुनिटीज को, सीख करती हैं अपॉर्चुनिटीज को बिजनेस की फॉरेन कंट्रीज में। और इनके रीजनल ऑफिसेज वगैरह होते हैं, दैट मींस क्लोज कांटेक्ट विद द मार्केट होता है इनका। Another is geographic organizational structure. It is used when company needs intimate knowledge of its customer and their environment. जब कंपनी को बहुत ज्यादा क्लोज नॉलेज रिक्वायर्ड है और इन्वायरमेंट का जिस कंट्री में उसने ऑपरेट करना है और कस्टमर्स का जिनको इसने सर्व करना है, तो geographical organization structure could be used. It gives an opportunity to the firm to understand local culture, economy of the country जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट डेवलप एंड लॉन्च करेंगे, politics, laws and competitive situations. टू टाइप्स हैं इसकी, रीजनल मैनेजमेंट सेंटर एंड कंट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब रीजनल मैनेजमेंट सेंटर्स में ये होता है कि इट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, लाइक यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन वगैरह। अब कंट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप स्पेसिफिक कंट्री को सर्व कर रहे होते हैं, यू यूटिलाइज अ सेपरेट यूनिट फॉर ईच कंट्री। आप हर कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट यूज कर रहे होते हैं। देन देयर इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर टॉप एग्जीक्यूटिव्स इन मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल हैव वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज रिलेटेड। It is best for narrow or homogeneous product lines with little variation between products or geographic markets. जब आपकी products homogeneous है, same है all over the world, तो ये आप use कर सकते हैं। Then there is product organizational structure. Each product group is responsible for marketing, sales, planning, and in some cases production and research and development. आप organizational को product की base पे structure देते हो। और फंक्शन जैसे कि लीगल है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, ठीक है, इट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट ग्रुप और परफॉर्म्ड बाय कॉर्पोरेट स्टाफ। इट इज कॉमन फॉर कंपनीज जो कि अनरिलेटेड प्रोडक्ट लाइंस को सर्व कर रही होती हैं। डिफरेंट एडवांटेजेस हैं इसके प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, लाइक व्हेन प्रोडक्ट लाइन कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होती है, तो वहां पे इसका बहुत एडवांटेज है। It can also facilitate the development of global products and global rollouts.
It is appropriate when perceived differences involved with marketing the various product lines are greater than perceived differences in geographic markets, and the knowledge of specific geographic areas can be limited and sensitivity to local market conditions can be diminished. Matrix organization structure is another organization structure which is developed to overcome drawbacks of geographic, functional and product organization structure. It allows for 2 or more dimensions of theoretically weight like importance to product and geographically आप उसको मिक्स अप कर सकते हैं, एंड बट ये कम्प्लेक्स होती है, एंड इट्स complexity can cause duplication of authority, confusion and responsibility and power struggle. It requires change in management structure from traditional authority to influence system based on technical competence, interpersonal sensitivity and leadership. आज के इस लेक्चर में पार्ट ए ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फॉर ग्लोबल मार्केटिंग में हमने सेवरल थिंग्स डिस्कस की, जिसमें ब्रॉडली स्पीकिंग हमने एलिमेंट्स दैट अफेक्ट अ ग्लोबल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन वो डिस्कस किया, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे इन डिटेल बात हुई. पार्ट ए हमारा यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है. अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.